हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप मंत्रा। ग्रो अप मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी एक बार फिर आपसे जुड़ चुका हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हाँ साथियों, जो हमने अपनी सीटेट 2022 के लिए तैयारी का क्रम शुरू किया, एक सिलसिला शुरू किया है, तो उसी क्रम में आज हमारी सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास 17 होगी, यानी कि क्लास 17 यानी कि 17वीं क्लास होगी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा व अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो आज की इस क्लास में इस टॉपिक को अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक इसको शामिल किया जाता है, जो हमारे सभी पोर्शंस में पेडागोजिकल क्वेश्चंस को भी कई बार रिलेट करता है या बनाता है। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज की इस क्लास की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अब तक अपनी सीटेट 2022 की तैयारी के लिए सीडीपी में अपनी 16 क्लासेस कर ली हैं और ईवीएस के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो ईवीएस और अपनी सीडीपी की अन्य पिछली जो 16 क्लासेस हैं अगर अटेंड नहीं किए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लासेस का लिंक है, आप वहां से जाकर उनको अटेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों फटाफट से अपने आज के महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, अभिप्रेरणा व अधिगम यानी कि मोटिवेशन एंड लर्निंग। बिल्कुल साथियों, जो हमारा शिक्षा है, हमारा एजुकेशन है, या कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, सभी में मोटिवेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि जो अभिप्रेरणा है उसको एक ऐसी चीज बताया गया है, एक ऐसा साधन बताया गया है जिसकी वजह से हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, या हमने किसी कार्य को शुरू किया है तो उसको बनाए रखते हैं या आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके संदर्भ में अभिप्रेरणा का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और उसी के कारण हमारा सीखना करना कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में गति में क्या आती है, वृद्धि आती है, सुधार आता है, या ये चीजें नियमित तौर पर चलती हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी हमारा जो है अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हमारा अधिगम में भी काफी हद तक सहायक सिद्ध होता है। तो जानते हैं साथियों इसको फटाफट से डिटेल में। अभिप्रेरणा यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन को अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द मोवेयर से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द मोवेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है गति करना या आगे बढ़ना। बिल्कुल साथियों, अभिप्रेरणा क्या है? जो हमको गति प्रदान करती है या आगे बढ़ने में मदद करती है, वही क्या है? अभिप्रेरणा है। तो उसी को इंग्लिश में कह सकते हैं मोटिवेशन। साथियों जो हमारा मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है, इसको सीखने का हृदय भी कहा गया है, और इसको सीखने की सुनहरी सड़क के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सीखने की अनिवार्य स्थिति या सीखने का प्रमुख कारक भी कहा जाता है। इसलिए अभिप्रेरणा का अधिगम के साथ महत्वपूर्ण संबंध जोड़ा जाता है, क्योंकि एक अधिगम के संदर्भ में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण रोल होता है। यह हमें सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, सीखने के लिए हमें रेडी करता है। जब हम सीख रहे होते हैं तो उसको सीखने को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए इसको बहुत सारे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे सीखने का हृदय, सीखने की सुनहरी सड़क, सीखने की अनिवार्य स्थिति तथा सीखने का प्रमुख कारक भी कहा जाता है। तो अभिप्रेरणा है क्या साथियों? तो अभिप्रेरणा वह कारक है जो किसी कार्य को प्रारंभ करने में, या अगर शुरू हो चुका है तो उसको कंटिन्यू या कायम रखने में, या उसको सही दिशा प्रदान करता है। तो अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा एक प्रकार का ऐसा कारक है जो हमें किसी कार्य को शुरू करने में मदद करता है, और अगर हमने वो कार्य शुरू कर लिया है तो उसको बनाए रखने में मदद करता है, उस कार्य को सही दिशा प्रदान करने में मदद करता है। तो वही क्या कहलाता है? हमारा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कहलाता है। और जानेंगे इसको थोड़ा सा भी विस्तार से। स्किनर के अनुसार क्या है अधिगम? तो स्किनर के अनुसार विद्यालय के सीखने में अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा एक अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, एक ऐसा कारक, एक ऐसी चीज जो हमें किसी चीज के लिए सटीक व्यवहार करने के लिए मोटिवेट करता हो, प्रेरित करता हो, या हमारे को प्रोत्साहित करता हो। हम इसकी वजह से किसी कार्य को आरंभ कर पा रहे हैं, अगर हमने आरंभ किया है तो उसको कंटिन्यू रख पा रहे हैं और उसको सही दिशा प्रदान कर पा रहे हैं। तो वह क्या है? हमारा अभिप्रेरणा है। या ये सब चीजें किसके कारण हो रही हैं? अभिप्रेरणा के कारण हो रही हैं। या अभिप्रेरणा का क्या कार्य है? इन सब चीजों को बनाए रखना, सही दिशा प्रदान करना, कार्य को शुरू करने में मदद करना। वहीं गिलफोर्ड के अनुसार जानेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है। तो इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा कोई विशेष प्रकार का आंतरिक कारक है या दशा है, एक ऐसी आंतरिक या इंटरनल हमारी कोई फैक्टर या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी कंडीशन
जिसके द्वारा हम किसी कार्य को शुरू करते हैं या उसको बनाए रखते हैं। तो जिस भी चीज में ऐसी प्रकृति होती है जिसकी वजह से हम किसी कार्य को शुरू करते हैं या उसको बनाए रखते हैं या उसको करने का प्रयास करते हैं, तो वही क्या है, अभिप्रेरणा है, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। हालांकि ऐसा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें जोड़ी जाती हैं, तो जानेंगे उनको अच्छे से डिटेल में उसके प्रकार के माध्यम से। तो साथियों, अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तो अभिप्रेरणा को मुख्यतः हमारे दो प्रकार में शामिल किया जाता है। जो अभिप्रेरणा है हमारी या मोटिवेशन है वो कुल दो प्रकार का होता है, तो जानते हैं उनको। तो अभिप्रेरणा के प्रकार, पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी है बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक को इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरनल मोटिवेशन और बाह्य को कह सकते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये है क्या? तो जैसा कि शब्द से समझ पा रहे हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि बाह्य, अर्थात कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कारक जो हमें अपने अंतर मन से, अपने अंदर से, खुद से, स्वयं से किसी कार्य को करने के लिए कोई चीज हमें क्या कर रही है, अभिप्रेरित कर रही है या प्रेरित कर रही है, तो उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा में रखते हैं। और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कारक, कोई ऐसा तथ्य जो हमें बाहर से देखने के बाद मिला है या हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, हमने अपने आसपास, अपने समाज में देखा है उसको, और उसके कारण हमें किसी कार्य को करने की इच्छा हो रही है, अनुभूति हो रही है, या हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो कारक है, जो चीज है, वो कैसी है? आंतरिक नहीं है, वो बाहर से देखने के बाद हमें वो चीज अभिप्रेरित कर रही है या उस काम को करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो उस स्थिति में वो एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। साथियों, इनके अंदर भी हम इसको दो दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। कुछ लोग इनको चार सीधे एक साथ लिख देते हैं कि अभिप्रेरणा के चार प्रकार होते हैं, लेकिन अगर इनको बहुत ही व्यवस्थित और अच्छे ढंग से समझा जाए तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की है, और ये सभी प्रकार की चीजें उनके अंदर शामिल होती हैं। जानते हैं उनको, थोड़ा सा विस्तार से भी जानेंगे अभी। तो आंतरिक, जो हमारे अंदर से उत्पन्न हो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा, और बाह्य, जब हम बाहर की चीजों को देखकर किसी चीज के प्रति प्रेरित होते हैं काम को करने के लिए, तो उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक में हमारी जैविक या जन्मजात अभिप्रेरणा होती है, और एक होती है हमारी व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। दूसरी है बाह्य में सामाजिक अभिप्रेरणा, और दूसरी है अर्जित अभिप्रेरणा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने आंतरिक और बाह्य दोनों की जो पहली प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, उनको एक बॉक्स में बंद किया है, और सेकंड नंबर पे जो दोनों के हैं इनको एक सेकंड बॉक्स में, सेम बॉक्स में बंद किया है। क्योंकि कहने का मतलब है कि इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, बस इंटरनल और एक्सटर्नल का ही चेंज है, लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल हैं, कुछ ऐसे बेसिक कॉजेज हैं जो दोनों के सेम हैं या समान हैं। तो उसी आधार पर इसको हमने डिवाइड किया है। तो पहला है इंटरनल, में बहुत अच्छे से समझेंगे, आगे डिटेल और भी समझेंगे अभी, लेकिन पहले इसको सरसरी तौर पर समझते हैं। यहीं पर जैविक या जन्मजात और सामाजिक, ये दोनों होने को तो एक आंतरिक में है और एक बाह्य में है, लेकिन इनमें एक समानता है कि ये दोनों व्यक्ति की खुद से होती हैं। ठीक है, जैविक या जन्मजात जो हमारे अंदर खुद से है और अंदर से है, और ये सामाजिक अभिप्रेरणा भी, ये भी जो है हमारी खुद से है लेकिन मिल बाहर से रही है। ठीक है, और व्यक्तिगत अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा, यानी कि आंतरिक और बाह्य में इन दोनों को लिया जा रहा है, लेकिन समान इसलिए देखा जा रहा है कि ये हर पर्सन में भिन्न भिन्न पाई जाएंगी। जो हमारी पिछली है जैविक और सामाजिक है, ये प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित तौर पर पाई ही जाएंगी, ये सभी में पाई जाएंगी, चाहे वो आंतरिक रूप से आ रही है चाहे बाह्य रूप से आ रही है। लेकिन ये दोनों की विशेषता है जैविक अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा की, कि ये हर व्यक्ति में निश्चित तौर पर पाई जाएंगी, हर व्यक्ति में इनको देखा जा सकता है। ठीक है, और ये समान रूप से हर व्यक्ति में होती है। और वहीं दूसरी जो है व्यक्तिगत और अर्जित अभिप्रेरणा, एक को आंतरिक में रखा है, एक को बाह्य में रखा है, कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं, ये हर व्यक्तियों में समान रूप से नहीं होंगी और हर व्यक्ति में जरूरी नहीं है कि हो, इसलिए इनको दोनों को समान बॉक्स में रखा था। तो पहली वाली आंतरिक के अंदर जैविक या जन्मजात और बाह्य के अंदर सामाजिक अभिप्रेरणा, ये निश्चित तौर पर हर व्यक्ति में पाई जाएंगी,
लेकिन वो बात अलग है कि एक आंतरिक रूप से हो रही है और एक बाहर से हो रही है। वहीं दूसरी व्यक्तिगत अभिप्रेरणा या अर्जित अभिप्रेरणा, ये जो है हमारी बाहर से हो रही है और ये एक अंदर से हो रही है, लेकिन ये हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से होगी या अलग अलग प्रकृति की पाई जाएगी। अब इनको और डिटेल समझेंगे एक एक टाइप को समझते हुए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को थोड़ा सा आप लिखित रूप में भी समझ लेते हैं और एक आध बिंदुओं पे चर्चा हो जाएगी डिटेल में। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति की खुद की रुचि होती है, यह अपनी इच्छा पर आधारित होती है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। इसके द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसमें व्यक्ति पूर्णतः समर्पित होकर कार्य करने का प्रयास करता है। बिल्कुल, आंतरिक अभिप्रेरणा एक ऐसी अभिप्रेरणा है जिसके कारण हम किसी भी कार्य को पूर्णतः समर्पित होकर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हमारी कोई चीज अंतर मन से अपने खुद के स्वयं की इच्छा पर आधारित होती है तो कहीं ना कहीं हम उस कार्य को करने में अधिक रुचि लेते हैं और उसमें पूर्ण समर्पण का भाव देखा जाता है। अर्थात जब कोई बच्चा अपने आप से सीखता है, अपने आप से किसी कार्य को करता है, तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कैसे अभिप्रेरित है? वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अब इसके अंतर्गत पहला जानेंगे। आंतरिक के अंतर्गत पहला है जैविक या जन्मजात अभिप्रेरणा। कुछ हमारी बायोलॉजिकल्स मोटिवेशंस होती हैं, अर्थात एक ऐसी मोटिवेशन या आंतरिक होते हुए भी एक ऐसी अभिप्रेरणा जो हर व्यक्ति में निश्चित तौर पर पाई जाती है। और किस कारण पाई जाती है? क्योंकि वह बायोलॉजिकल है, इसलिए वो सभी में पाई जाती है। तो जैविक या जन्मजात अभिप्रेरणा आंतरिक है और कैसी है? ये सभी व्यक्तियों में निश्चित तौर पर पाई जाती है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा व्यक्ति में जन्म से ही पाई जाती है। बिल्कुल, हर व्यक्ति में कब से पाई जाएगी? जन्म से पाई जाती है। अगर इसकी संतुष्टि ना हो या इसकी संतुष्टि के अभाव में प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार के अभिप्रेरणा को शरीर जनित या प्राथमिक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि भूख, प्यास, विश्राम, काम या यौन इच्छा जिसे कह सकते हैं। ये सभी व्यक्तियों में निश्चित तौर पर पाई जाती हैं, जन्म से पाई जाती हैं, इसलिए इसको आंतरिक कहा जाएगा। और जन्म से है, बायोलॉजिकल है, इसलिए इसको उसके अंतर्गत हम शामिल करेंगे। किसमें? हमारा आंतरिक के अंतर्गत जैविक में शामिल करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हुई तो जन्मजात ही, इसलिए हम इसको आंतरिक के अंतर्गत रख रहे हैं। जो जन्मजात है यानी कि स्वयं अपने शरीर के अंदर है, हमारे अंदर, और ये सभी में बनी हुई है, निश्चित तौर पर ये खुद से अंदर से हो रही है, तो इसी को कहते हैं। जैसे कि भूख हर व्यक्ति को लगती है, प्यास हर व्यक्ति को लगती है, विश्राम सब करना चाहते हैं, आराम से कंफर्ट सब चाहते हैं, और जो है किसी भी प्रकार के साधन संपन्न होना चाहते हैं, और हमारी यौन इच्छा वगैरह सभी चीजें ये आंतरिक हैं। और कैसी हैं? साथ ही साथ जन्मजात है। ये हर व्यक्ति में अंदर से ये चीजें इसको प्रेरित करती हैं, इसलिए इसको जैविक या जन्मजात अभिप्रेरणा में रखा जाता है, जो कि आंतरिक का ही भाग माना जाएगा। इसी में अगला जानेंगे दूसरा। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत दूसरा आता है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। तो ये साथियों होती तो आंतरिक ही है, स्वयं से आती है, लेकिन ये हर व्यक्तियों में निश्चित तौर पर नहीं पाई जाती, या इसकी जो प्रकृति होगी, जो भी होगी हमारी अभिप्रेरणा, वो हर व्यक्ति में समान रूप से या समान प्रकृति की नहीं होगी। लेकिन इच्छा कैसी होगी? आंतरिक ही होगी। अर्थात इस प्रकार की अभिप्रेरणा व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त होती है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। होने को तो ये आंतरिक ही है, लेकिन ये हर व्यक्ति में समान रूप से नहीं पाई जाती है, जन्म से नहीं पाई जाती है। ये हमारे जीवन में जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसके बाद हमें कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं, उसके कारण हम कुछ चीजों को अनुभूत करते हैं और हमें लगता है हम इस चीज को कर सकते हैं या इस चीज को करने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो उस आधार पर जब हम अभिप्रेरित होते हैं तो वह व्यक्तिगत अभिप्रेरणा कहलाती है, जो हर पर्सन में अलग अलग होगी, लेकिन कैसे हो रही है? आंतरिक तौर पर हो रही है। जैसे कि हमारी आदत, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारी आकांक्षाएं होती हैं, हमारे शौक या हुनर होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आंतरिक होते हैं और पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, या हर व्यक्ति के शौक या हुनर या इच्छाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन शौक आदि चीजें जो होती हैं, इच्छाएं, ये आंतरिक होती हैं। इसलिए हमने इसको किसके अंतर्गत मानते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। हमारी किसको? व्यक्तिगत अभिप्रेरणा को। ये पर्सन टू पर्सन क्योंकि डिफर करती है, लेकिन होती आंतरिक ही है, तो इसी को कहते हैं व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। अगला है
बाह्य या इसको मनोसामाजिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं, अर्थात जो हमें बाहर से प्राप्त हो। ठीक है, तो उसी को जानते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा के बजाय दूसरों के व्यवहार के कारण करता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। तो कैसी होगी वो? बाह्य अभिप्रेरणा होगी। यह अभिप्रेरणा दूसरों के द्वारा या दूसरों से मिलती है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। तो इसी को कहते हैं हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो हमें बाहर से या दूसरों को देखकर प्राप्त होती है। हमने बताया था इसके दो प्रकार हैं, तो जानते हैं इसका पहला प्रकार अर्जित अभिप्रेरणा। मैंने बताया आपको, अर्जित यानी कि जिसको हम बाहर से ग्रहण करते हैं। अर्जन का मतलब होता है जब हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं और फिर उनको अपने व्यवहार में शामिल करते हैं। जब व्यवहारिक रूप से हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, अपने व्यवहार में शामिल करते हैं, तो उसे अर्जन कहा जाता है, एक्विजिशन के नाम से जाना जाता है। तो वो भी कभी कभी हमें क्या करती है? अभिप्रेरित करती है। तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त होती है। कैसे आती है? वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त होती है, अर्थात ये जन्म से विद्यमान ना होकर वातावरण से प्राप्त होती है। लेकिन एक ऐसी है जो सभी रूप से, समान रूप से सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। इसलिए इसको हम, है तो ये एक्सटर्नल ही, लेकिन बाहर से अर्जित तो कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी है? लगभग निश्चित तौर पर समान रूप से सभी लोगों में कहीं ना कहीं पाई जाती है। अर्थात जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरित होते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास शौक सुविधाएं हो, हमारे पास एक अच्छा व्यवसाय या काम हो, एक अच्छा हमारा एक पोजीशन हो, हमारा एक अच्छा खासा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये सभी चीजें हर व्यक्ति में लगभग निश्चित तौर पर पाई जाती हैं। इसी को हम अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखते हैं या मानते हैं, क्योंकि हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निश्चित तौर पर अभिप्रेरित होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जीवन में, इस प्रकृति में, जो दूसरों को देखकर अभिप्रेरित ना होता हो और उन चीजों को नहीं करना चाहता हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति करना चाहता है अपने जीवन में, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल से बताए, तो वो सब किसमें चले जाएंगे? आपके अर्जित अभिप्रेरणा में, जो लगभग समान रूप से सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। लेकिन कहां से प्राप्त हो रहे हैं? ये कहां से हमारे अंदर आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। इसलिए इसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखते हैं। किसको? अर्जित अभिप्रेरणा को। जानते हैं बाह्य अभिप्रेरणा का दूसरा प्रकार सामाजिक अभिप्रेरणा। बिल्कुल साथियों, यह जो है हर व्यक्ति में बाहर से ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा डिफर करता है। कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा अधिक पुरस्कार प्राप्ति की चाहना रखते हैं, कुछ सामान्य सुविधाओं को ही प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ सामान्य स्थान प्राप्त ही करना चाहते हैं। तो ये लगभग हर पर्सन में डिफर कर सकता है, लेकिन मिल ये हमें बाहर से ही रहा है। तो उसी को सामाजिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। ये सामाजिक भय वे वर्चस्व की भावना के कारण होता है। जब हमारा समाज में हमारे किसी चीज के प्रति भय होता है, हम अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, टॉप लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि हम छोटे या कम कार्य को कर कर भी खुश हैं, या हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, आदि आदि। जब हम समाज के कारण अभिप्रेरित होते हैं तो उसको सामाजिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। जैसे हम निंदा, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रसिद्धि, सामूहिकता व आत्मगौरव आदि के कारण भी क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। इन चीजों की चाहना रखते हैं, कामना करते हैं और इनको अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसी जब चीजें हमारे अंदर विकसित होती हैं तो उन माध्यमों को, उन साधनों को, उन कारकों को हम किस में रखेंगे? सामाजिक अभिप्रेरणा में, या सामाजिक अभिप्रेरणा कहेंगे। और वो प्रोसेस या जो प्रक्रिया है वो सामाजिक अभिप्रेरणा कहलाएगी। तो हमने जाना कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं और उनको डिटेल में अच्छे से समझा। अब हम जानेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत, क्योंकि हमारे एग्जाम में अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी आते हैं। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशंस क्या है, अर्थात एक हमारे व्यवहार परिवर्तन कैसे होता है, किस किस प्रकार से हम कौन कौन सी परिस्थितियों में अधिक अभिप्रेरित होते हैं। इन सिद्धांतों को, इन्हीं बातों को समझने का या समझाने का जो तरीका है, उन्हीं बातों को हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। अर्थात एक जो हमको अभिप्रेरित करने का एक तरीका है, कब, कैसे और किस प्रकार से हम अभिप्रेरित होते हैं, इन सब की विवेचना अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। जिसमें हम अपना पहला सिद्धांत पढ़ेंगे
सीटेट के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। सीटेट में बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ आप कोई भी परीक्षा देते हैं अगर टीईटी की, तो उसमें निश्चित तौर पर इसमें से ये क्वेश्चन इस सिद्धांत में से देखने को मिल जाता है। तो यूपी टेट है, स्टेट, रीट, कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन हो, इस सिद्धांत में से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारा जो सिद्धांत अभिप्रेरणा का सर्वमान्य और बहुत ही अच्छे से इसको जो है व्याख्या की गई है, जो वास्तव में जीवन में ऐसा होता है। तो जानते हैं इस पहले सिद्धांत को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है पदानुक्रमिक सिद्धांत, या इसको आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, या आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं। तो अभिप्रेरणा का आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, या अभिप्रेरणा का आत्मसिद्धि का सिद्धांत, या अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम से अक्सर पूछा जाता है। तो यही हमारा जो सिद्धांत है, इसको पूछा बहुत ज्यादा है, जो कि दिया है हमारा अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने हमारा आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है, जिसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है हमारा इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारा दिया है किसने? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो जानेंगे इसमें क्या है। तो अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के संदर्भ में एक पिरामिड शेप, ये एक पिरामिड आकार का एक सिद्धांत दिया है। पिरामिड के रूप में इसको समझाने का काम किया है कि क्या, कि हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं उसके आधार पर हम अभिप्रेरित होते हैं। और इन्होंने आवश्यकताओं को कुल 5 प्रकार से विभाजित करते हुए अपना आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत या अभिप्रेरणा के संदर्भ में आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है। अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत में आवश्यकता के अनुसार हमारे अभिप्रेरणा को समझाया है, और जिसमें इन्होंने कुल 5 प्रकार की आवश्यकताओं को बताया है, या 5 प्रकार की मांगों को बताया है। इनके अनुसार अभिप्रेरणा का स्तर हमारी आवश्यकता अनुसार होता है या बदलता रहता है। इनके अनुसार कहने का मतलब अभिप्रेरणा क्या है कि हमारी कुछ मांग होती हैं, हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, हम उनके अनुसार अभिप्रेरित होते हैं, और जैसे जैसे हमारी मांग पूरी होती चली जाती है, हम एक के बाद फिर अगली मांग के लिए अभिप्रेरित होने शुरू हो जाते हैं, या अगली मांग के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम पिछली अभिप्रेरणा को भी बनाए रखते हैं, उस काम को भी हम चाहते हैं कि वो बना रहे, वो उपलब्धि हमें मिली रहे, बनी रहे, और उससे अधिक एक नई उपलब्धि के लिए हम काम करना शुरू कर देते हैं। उसी को ही आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा गया, जिसमें 5 प्रकार की आवश्यकताएं या मांग बताई गई हैं। अब इनको समझते हैं डिटेल में, वो 5 मांग कौन सी हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपके सामने है ये पिरामिड शेप में आपका सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं नीचे से इसको ऊपर की ओर लेके चलते हैं। इसमें पहले नीचे की चीजों की चर्चा की जाती है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर लेवल बढ़ता है, इसलिए इसको पिरामिड या आकार का भी अभिप्रेरणा का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हमारी आवश्यकताओं को 2 प्रकार से बांटा है, निम्न स्तर की मांग और उच्च स्तर की मांग। कहीं कहीं इसको लिखा भी गया है कि ये 3 प्रकार की है, प्राथमिक, द्वितीयक और उच्च स्तरीय, लेकिन सामान्यतः इसको निम्न और उच्च स्तर की मांग में ज्यादा समझा जाता है, माना जाता है। तो जानते हैं इन 5 को। तो मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार जो हमारी मांग है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली हमारी जो मांग होती है वो दैहिक या शारीरिक मांग होती है। कौन सी होती है? दैहिक या हमारी शारीरिक मांग होती है, जिसे आप फिजिकल नीड्स कह सकते हैं। अर्थात वर्तमान में या सर्वप्रथम या सबसे पहले व्यक्ति इस जीवन में सबसे अधिक अभिप्रेरित किस चीज के लिए होता है? सबसे पहले वो अपनी शारीरिक मांगों के लिए होता है, वो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करना चाहता है। जैसे ही उसकी शारीरिक मांग पूरी होती है तो फिर वह सुरक्षा की दृष्टि से अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे ही उसकी शारीरिक के बाद सुरक्षा मांग पूरी होती है तो वह आत्मीय मांग की ओर अभिप्रेरित होता है। फिर आत्मीय मांग जब पूर्ण होने लगती है या उसमें निपुणता आने लगती है, उसको संतुष्टि होने लगती है, तो वह सम्मान के प्रति अभिप्रेरित होता है, और अंत में वो चाहता है कि मुझे आत्मसिद्धि मिले, मैं ऑन द टॉप हूं, सबसे अच्छा हूं, सबसे बढ़िया हूं, और सब मेरा सम्मान करें, सत्कार करें। इस प्रकार से हमारा अभिप्रेरणा का क्रम चलता है। अब एक एक मांग को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में विद एग्जाम्पल जानेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली मांग, दैहिक मांग या शारीरिक मांग। तो पहला है हमारा फिजिकल नीड्स या शारीरिक मांग। अकॉर्डिंग टू मैस्ले
सर्वप्रथम व्यक्ति जो किसके लिए अभिप्रेरित होता है, अपनी शारीरिक मांग के लिए अभिप्रेरित होता है। मैस्लो के अनुसार मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता उसकी शारीरिक संतुष्टि होती है, जिसके अभाव में वह जीवन व्यतीत करने की कल्पना नहीं कर सकता। एक बालक का जन्म होते ही शुरुआत से उसको क्या चाहिए, कुछ शारीरिक सुख चाहिए, जैसे कि उसकी भूख प्यास मिटाई जाए, उसको आराम मिले, उसको कोई कष्ट ना हो। तो हम सर्वप्रथम अपने जीवन में भी किस प्रकार अभिप्रेरित होते हैं, हम उस प्रकार के कामों को करने में रुचि लेते हैं जिनसे हमारी शारीरिक जो संतुष्टि हमें मिल सके, हमारी शारीरिक मांग पूर्ण हो सके। तो उसी को ही मैस्लो के अनुसार क्या कहा गया है, शारीरिक मांग, जिसको पहले स्तर पर रखा गया है, पहले स्टेप पर रखा गया है कि सबसे पहले व्यक्ति इन्हीं प्रकार की या इसी प्रकार की मांगों के लिए अभिप्रेरित होता है। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार यह सभी आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी पूर्ति हेतु वह सर्वप्रथम प्रयत्न करता है। बिल्कुल साथियों, सबसे पहले व्यक्ति जीवन में अपनी शारीरिक मांगों को पूर्ति करने की प्रयास करता है। जैसे कि साथियों, आपके आसपास अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाए या कह लीजिए कोई भिखारी आ जाए, तो वह आपसे क्या मांगता है, तो सबसे पहले उसकी जो इच्छा होगी, अगर वो वास्तव में गरीब है, भिखारी है, तो उसकी मांग होगी कि वो अपने खाने के लिए भोजन मांगता है। जैसे आप उसको भोजन देते हैं तो फिर वो कुछ कपड़े आदि मांगता है। तो कहने का मतलब, आप उसको अगर डांट के भी भगा दो तो क्या वो आपसे लड़ता है? नहीं लड़ता। अगर वास्तव में वो एक गरीब व्यक्ति है और भिखारी है तो बिल्कुल आपसे नहीं लड़ेगा। क्यों? उसको अभी सम्मान की जरूरत नहीं है। पहले उसकी डिमांड क्या होगी? शारीरिक मांग पूरी हो जाए। जब शारीरिक मांग होगी तो वो सुरक्षा की मांग पर आएगा। वो चाहेगा कुछ कपड़े मिल जाए, मुझे कुछ जो है ऐसी चीज मिल जाए। और जब ये हमारी आवश्यकताएं पूरी होने लगती है सामान्य प्रकृति में, जब हमारे पास अच्छा खाने पीने के लायक धन हो, हम अपने शौक सुविधाओं को पूर्ण कर पा रहे हो, तो फिर हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें। तो सोचो थोड़ा सा, इसी बात से इसको रिलेट कर सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे हमारी जो लोगों के प्रति सम्मान की मांग है, चीजों को प्रति रिएक्शन की मांग है, कैसे चेंज होती चली जाती है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर पहले हमारी जो इच्छा होती है वो हमारी होती है शारीरिक मांग, अर्थात हम अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी शारीरिक संतुष्टि है, इनके लिए ही अभिप्रेरित होते हैं। और कुछ भी जो भी कुछ काम करते हैं वो इनकी ही संतुष्टि के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से जानेंगे, शुरुआत में व्यक्ति अपनी शारीरिक मांग के लिए काम करता है। कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले वो जो भी अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करेगा, काम करेगा, उसकी उपलब्धियों के पीछे मूलभूत कारण शुरुआत में क्या होता है कि उसका पेट भर सके, समय से 2 वक्त का अच्छे से खाना खा सके, अपने तन को ढक सके। बहुत फैंसी कपड़े नहीं पहनूं, बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनूं, लेकिन अपने शरीर को, तन को अच्छे से ढक सकूं, अपना पेट भर सकूं, शाम को मुझे प्रॉपर नींद मिल सके या आराम मिल सके, अनावश्यक कष्ट में ना झेलूं, कम से कम ज्यादा ना हो मेरे पास पैसा, तो मेरे पास मूलभूत इतनी सुविधाएं होनी चाहिए। तो उसमें जैसा कि मैंने बताया था, जन्मजात अभिप्रेरणा जो होती है हमारी, तो वही हमारी कहीं ना कहीं शारीरिक मांग से जुड़ी हुई है। जब हम अपने भोजन, पानी, कपड़े, यौन इच्छा, आराम, निंद्रा, इन सब चीजों के लिए काम करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अभिप्रेरणा का अकॉर्डिंग टू मैस्लो प्रथम स्तर होता है, जो हर व्यक्ति में निश्चित तौर पर पाया जाता है। और इसी प्रकार से शुरुआत व्यक्ति की किसी भी चीज को, उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए चलती है। तो पहले व्यक्ति की शारीरिक मांग होती है। जैसे ही उसकी शारीरिक मांग पूर्ति की हो जाती है तो उसकी दूसरी मांग उत्पन्न होती है, सुरक्षा मांग या सेफ्टी नीड्स। इसमें क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति की प्रथम चरण की आवश्यकता पूर्ति होती है, यानी कि शारीरिक मांग की पूर्ति होती है, तो फिर वह अपने अस्तित्व की चिंता करने लगता है। अर्थात उसे लगता है रोटी पानी कपड़ा अच्छा जुगाड़ मेरा हो चुका है, मेरे पास शौक सुविधाएं ठीक है, इतना मैं अपना जीवन चला सकता हूं। तो अब उसे लगता है कि भाई मेरा भविष्य भी है, मैं भविष्य में बीमार पड़ सकता हूं, मेरे पास अपना कुछ अच्छा खासा फ्यूचर के लिए कुछ धन होना चाहिए, अपना घर का मकान होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से मेरे पास कपड़े हैं वो साधारण से हैं, वो प्रत्येक मौसम जलवायु के लिए अनुकूल नहीं है, तो मेरे पास अच्छे और उसी प्रकार के टिकाऊ कपड़े हों ताकि मैं बीमार ना पड़ूं, मेरा भविष्य खराब ना हो। भविष्य में जो भी मेरी जो जरूरतें हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करूं, कुछ ऐसे काम करूं जिससे मेरा भविष्य खराब ना हो। अर्थात वह अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित होने लगता है। और उसी प्रकार से फिर उनकी पूर्ति के लिए वो कामों को करना शुरू करता है, जिसको ही सुरक्षा की मांग कहा गया है। वह अपने अस्तित्व की महत्ता को समझने लगता है, जिस कारण वह अपने जीवन मृत्यु के संबंध में सोचने लगता है। और सुरक्षा संबंधी चीजों की और क्या होता है,
आकर्षित होने लगता है। जब किसी के पास साथियों खाने तक के लिए भोजन ना हो तो वह अपने जान बचाने के लिए या जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास नहीं करता है। वो ये नहीं देखता ये खाना थोड़ा गंदा है या खराब है, वो सोचता है बस पेट भरना चाहिए। लेकिन जैसे जब हमारा पेट भरने लगता है तो फिर हम उसमें नए नए नुक्स निकालने लगते हैं कि ये गंदा है, शुद्ध नहीं है, इसमें ये है, इससे बीमारी फैलती है। क्योंकि अब हमारे अंदर सुरक्षा का भाव पैदा होने लगता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जीवन है ये अमूल्य है, हमें जीना, इस जीवन को अच्छे से जीना है। तो हमें क्या करते हैं, हम शुद्ध भोजन चाहते हैं और जो भी चीज़ें हमारे जीवन से संबंधित जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, भविष्य में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो उन सब की दृष्टि से वो उनके प्रति काम करना शुरू करता है। तो इस प्रकार की मांग को ही सुरक्षा की मांग कहा गया है। जैसे समझेंगे इसको, सुरक्षा की मांग में जैसे व्यक्ति चाहता है मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे को जो शरीर है वो बिल्कुल अच्छे से ढके, मुझे कोई भी बीमारी ना लगे, ऐसे कपड़ों का चुनाव करूं जिससे मुझे किसी भी प्रकार की कोई कष्ट ना हो, आगे मैं स्वस्थ रहूं और किसी भी प्रकार की समस्या से भविष्य में भी पीड़ित ना हो। अगर सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े पहनूं, अगर गर्म कपड़े पहन रहा हूं तो ऐसे भी पहनूं जो कि बॉडी को नुकसान ना पहुंचाते हो, या मैं स्वस्थ रह सकूं, फिट रह सकूं, मेंटली स्ट्रेस में ना रहूं। और क्या चाहता है कि मेरा अपना सुरक्षा की दृष्टि में घर मकान आदि भी जोड़ा जाता है। देखो कपड़े तो साथियों जो हमारा शारीरिक मांग में भी थे, लेकिन वहां कपड़े सिर्फ तन को ढकने की दृष्टि से थे, लेकिन यहां पर वो और भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छे कपड़ों का चुनाव करता है, क्योंकि अब उसको सुरक्षा का भी भाव दिख रहा है। वहां इसको सिर्फ एक शारीरिक जो कंडीशन थी उसकी पूर्ति करनी थी कपड़े पहनकर, लेकिन यहाँ वो अपनी सुरक्षा को भी शामिल कर रहा है कि इस तरह के कपड़े पहने जाएं जो फिट भी रखते हो और हमें सर्दी गर्मी सभी प्रकार के मौसम से बचाते हो, आदि आदि चीजों को भी जोड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से हमारा घर मकान आदि भी शामिल किया जाता है, क्योंकि घर हमारा या आवास या आश्रय की परिभाषा भी यही कही गई है कि जो हमें धूप, गर्मी, बारिश, ठंड, जानवर, कीड़े मकोड़ों आदि से बचाती हो, यानी कि सुरक्षा करता है, तो वही हमारा घर होता है। तो घर मकान भी हमारी कहीं ना कहीं सुरक्षा की मांग के अंतर्गत ही आता है। तो व्यक्ति चाहता है जब उसके पास अपना मूलभूत सुविधाएं या शारीरिक मांग जब पूर्ति होने लगती है तो वो चाहता है कि मेरे पास अपना अपना खुद का घर हो जिसमें मैं रह सकूं, सुरक्षा मेरी बन सके, मैं अपने आप को उसमें सुरक्षित रह सकूं या रख सकूं। और वह चाहता है कि मेरे पास अपने निजी वाहन हो, मेरे पास अपनी कार हो, अपना बाइक हो, ताकि मैं आसानी से कहीं भी जा सकूं, आ सकूं, सेफ एंड सिक्योर रह सकूं। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति या फ्यूचर के लिए अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदता है, धन खरीदता है, सोना चांदी खरीदता है। तो ये सभी चीज़ें व्यक्ति किस कारण करता है, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से करता है। एक गरीब व्यक्ति, भूखा व्यक्ति का उसको पैसा मिलेगा, अगर बहुत सारा पैसा भी मिल जाए तो क्या वो पहले सीधे सोना खरीदने जाएगा? बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पर वह पहले भोजन खरीदेगा। जब भोजन खरीद लेगा और चीजें अच्छी होने लगेंगी, वो भोजन को उसको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि अब मैं भूखा नहीं रहूंगा, मैं अच्छे कपड़े पहन लिए, मुझे अब पैसे, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तब वह सोचता है कि क्यों ना इसको कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जाए या मैं कुछ इसके लिए कोई ऐसी चीजें लेकर रख लूं जो मुझे आगे काम आए। तो उसी को सुरक्षा की मांग में शामिल किया गया है। साथियों में एक एक बिंदु को बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यह हमारी सुरक्षा की मांग होती है। अगली मांग की ओर चलते हैं, आत्मीय मांग। तो जैसी हमारी ये दोनों मांग पूरी होती है, शारीरिक और हमारी सुरक्षा की मांग, तो फिर हमें क्या लगता है कि हमारे अंदर आत्मीयता यानी कि लव एंड बिलोंगिंग नीड्स शुरू हो जाती हैं। यानी कि हम भी चाहते हैं कि हमारा क्या हो, अब हम अकेले नहीं रह सकते। अब वो चाहते हैं कि हमारा अपना एक परिवार हो, समाज के साथ हमारा एक संबंध हो, लोग हमें बुलाएं, यानी कि लव एंड अफेक्शंस की फीलिंग आती है। जैसे कि आपको लगता है कि अब मेरे पास खाने कमाने का रोजगार हो गया, मूलभूत सुविधाओं को मैंने जुटा लिया है, मेरे पास अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा हो गया है, घर मकान दुकान भी, ऐसी चीजें भी मैंने थोड़ी बहुत जुटा ली हैं। तो फिर आपको लगता है कि इन सब संसाधनों को, इन चीजों को यूज करने वाला, इन साधनों में खुशी से, प्रेमपूर्ण व्यवहार से, अपना एक लव एंड अफेक्शन के साथ हमारा चीजें आगे चलें। अगर वो कोई पुरुष है तो वो चाहता है कोई स्त्री हो जो उसको खाना बनाए, बना के दे, खिलाए, साथ में रहे, उसका ख्याल करे, आदि आदि। वहीं दूसरी तरफ अगर एक स्त्री है तो वह चाहती है कि उसका एक परिवार हो, पति हो, बच्चे हो, उनके साथ खेले, उनका काम करे, उनकी सेवा करे, अपना भी काम करे, उनसे सम्मान प्राप्त करे, आदि आदि, एक केयर करे हमारे, एक और हमारे साथ
एक प्रेमपूर्ण व्यवहार बने। तो जब ऐसी ऐसी हमारे अंदर ख्याल आने लगते हैं तो उसी को आत्मीय मांग के अंतर्गत या लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में शामिल किया जाता है। लेकिन ये कब आएगा? जब हमारी शारीरिक मांग पूरी हो जाए, फिर सुरक्षा मांग पूरी हो जाए, तब हम इस प्रकार की चीजों के प्रति अभिप्रेरित होते हैं। तो फिर हम इसी प्रकार से कुछ चीजों को, कार्य को करने का प्रयास करते हैं। उसी को आत्मीय मांग में रखा गया है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि भाई बहनों के साथ प्यार हो, मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हों, वो हमें बुलाएं, हम उनके साथ घूमने जाएं। अगर एक उसके अलावा एक और लव रिलेशन होता है, एक अपोजिट जेंडर के साथ हमारा एक रिलेशन हो, हम उसके साथ अपने सुखद पल बिताएं, अपना खाएं पिएं, घूमने जाएं, इन सब चीज़ों को आनंद प्राप्त करें। ऐसे ऐसे कोई हमारा केयर करे, आदि आदि जब हमारे अंदर कोई फीलिंग्स आती हैं तो वही क्या कहलाती है? हमारी आत्मीय मांग। भाई बहन, दोस्त, प्यार, पति पत्नी, बच्चे हों, वो हमें ख्याल करें, बच्चे पापा पापा कहें, मम्मी मम्मी कहें, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो ये सब क्या है? हमारी आत्मीय मांग होती है। लेकिन ये कब जन्म होती है, लेती है, कब पैदा होती है? जब हमारी शारीरिक और सुरक्षा मांग पूरी हो जाती है। तो फिर इस प्रकार की चीजें होती हैं जो हमें अभिप्रेरित करती हैं और हम इन्हीं के लिए फिर आगे के कार्य को करते हैं। जैसे माता पिता बनने के बाद हम जो धन कमाते हैं, वो देखा जाए तो अपने लिए, हमारे लिए थोड़ा बहुत ही धन काफी है। लेकिन हम अधिक धन क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे हैं, परिवार है, पति है, पत्नी है, उन सबको मूलभूत सुविधाएं देनी है। क्योंकि उनको वो सुविधाएं उपलब्ध करने से हमें आनंद मिलता है, आत्मीय सुख मिलता है। तो उस आत्मीय सुख की प्राप्ति के कारण हम इतना काम करते हैं। देखा जाए तो हम अपना, हमारे लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, अकेले हम अपनी सुविधाओं को बहुत कम पैसों में पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन हमारी मांग कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ शारीरिक या सुरक्षा की नहीं होती, इसके बाद हमारी मांग आत्मीय मांग भी होती है। तो उसके कारण भी हम कभी जब जब दोनों मांग पूरी होती हैं तो फिर हम उस प्रकार से उन चीजों के कारण भी अभिप्रेरित होते हैं और उसी को इन्होंने आत्मीय मांग रखा है। जैसे हमारी आत्मीय मांग पूर्ण होती है तो फिर हमारी अगली मांग उत्पन्न होती है, सम्मान की मांग, रेस्पेक्ट नीड्स। बिल्कुल साथियों, जब हमारी शारीरिक मांग पूरी हो जाती है फिर सुरक्षा मांग पैदा होती है। सुरक्षा मांग पूर्ण होने के बाद आत्मीय मांग, और जब हमारा परिवार हो जाए, बच्चे हो जाएं, ये सारी चीजें हो जाएं, लव हो, अफेक्शन हो, तो फिर हमारी उनके प्रति, जो आसपास के प्रति या आसपास के लोगों से संबंधित, हम चाहते हैं कि वो हमारा सम्मान करें, हमें वैल्यू दें और हमारा एक अच्छा खासा उनके बीच में स्थान हो। तो उसी को कहते हैं सम्मान की मांग। जैसे कि अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, हम टेट पास हो जाए, ठीक है? तो सिर्फ हमारी मूलभूत सुविधा जो कारण है, मांग है, वो टेट पास करने की है। जब टेट पास होगा तो हम चाहेंगे सुपर टेट पास हो जाए, फिर हम चाहेंगे कि हमारा टीचिंग में जॉब लग जाए। लेकिन जब टीचिंग में जॉब लग जाएगी तो फिर आप क्या खाली टीचर बने रहना चाहते हैं? तो फिर हम चाहते हैं कि हम हेडमास्टर बन जाएं, स्कूल के प्रिंसिपल बन जाएं, ऐसी चीजें, या आसपास जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारा सम्मान करें, उनमें हमारा भी वैल्यू हो। तो हम सम्मान चाहते हैं। लेकिन अभी हम सम्मान चाहते हैं नहीं, अभी हमारी बस सिर्फ मांग है कि हमारी सुरक्षा और शारीरिक मांग पूरी हो सके, इसके लिए हमें एक रोजगार मिल जाए, बस। अभी हमारे लिए टीचर बनना क्या है? सिर्फ एक रोजगार है, अर्थात हमारे लिए वो शारीरिक और सुरक्षा मांग को पूर्ण कर रहा है, ठीक है? जब हमारी वो मांग पूरी होगी तो हम चाहेंगे कि लोग हमारा सम्मान करें, हम टीचर हैं, या हम भी एक टीचर हैं, हम भी कुछ हैं। तो हमारे अंदर फिर अहम का भाव थोड़ा सा विकसित होता है कि हमें लगता है हम भी कुछ हैं, तो हमारा लोग सम्मान करें। तो फिर हम अपने सम्मान की दृष्टि से चीजों को करना शुरू करते हैं। हमारे को ऐसी चीजें भी प्रेरित करती हैं जिससे हमें समाज में, अपने परिवार में, आसपास के चीजों में सम्मान मिले। तो सम्मान की मांग क्या है? तो आत्मीय मांग पूर्ति हो जाने के बाद उसे समाज में गौरवपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने हेतु सम्मान की आवश्यकता महसूस होने लगती है। वह दूसरों से अपनी एक अलग पहचान बनाने, अर्थात खुद को विशिष्ट या स्पेशल दिखाने की आवश्यकता को महसूस करता है। उसे लगता है मैं स्पेशल हूं, मैं कुछ अलग हूं, मुझे भी लोग सम्मान करें, मेरी भी बात सुने और मुझे भी माने, जिस कारण समाज के सभी लोग उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और उसका आदर करें। उसको ऐसी जरूरत महसूस होने लगती है और इसकी प्राप्ति के लिए फिर वो उस प्रकार के व्यवहार को करने
लगता है। तो अर्थात यहाँ पर हमारे जो व्यवहार होते हैं वो किस प्रकार के शुरू होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्त कराएंगे, या सम्मान की दृष्टि से जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जब हमारी आत्मीय मांग पूर्ण होती है तो हम चाहते हैं, अगर हम एक पुरुष हैं तो हम चाहते हैं हमारी स्त्री, हमारी पत्नी हमारी सेवा करे, हमारा ख्याल रखे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पत्नी है वो पुरुष के पैर छू रही है तो पति बड़ा खुश है कि चलो कितनी अच्छी पत्नी है, मेरा सम्मान करती है। वहीं स्त्री भी उसी पैरलर में वो भी चाहती है कि मुझे भी सम्मान मिले, मैं इतनी सेवा करती हूँ, काम करती हूँ, तो मेरा पति भी मेरे कार्यों में मेरे को मदद करे, मेरे घर के कार्यों में मदद करे, मुझे परिवार में सम्मान दिलाए, मेरी कोई बेइज्जती ना करे। उसकी भी कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बेचारे हस्बैंड हैं जो अपनी पत्नी के कार्य करने में, गृह कार्य करने में मदद कर रहे हैं। बेचारे मैंने मजाक में बोला है, ठीक है, बेचारे नहीं, एक अच्छे पति हैं, अपनी पत्नी की सहायता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सम्मान दे रहे हैं। और हम चाहते हैं, हम देखो अक्सर देखा होगा शादी के बाद बहुत से हस्बैंड वाइफ में डिवोर्सेस या झगड़े रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसका मूलभूत कारण है कि जैसी हमारी आत्मीय मांग, देखिए इनका सिद्धांत बहुत अच्छा है, चीजों को समझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना अच्छे से चीजों को समझाया है इन्होंने अपने सिद्धांत में। जैसे देखो झगड़े क्यों होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ में आखिरकार झगड़े क्यों होते हैं, इस बात का तर्क बहुत अच्छे से ये वाला सम्मान की मांग इसको देता है। समझेंगे थोड़ा सा। जब हस्बैंड वाइफ बनते हैं, यानी कि शादी होती है, एक पुरुष और स्त्री एक वैवाहिक जीवन में जुड़ते हैं, तो यानी कि उनकी कौन सी मांग पूरी हुई? वहां आत्मीय मांग पूरी हुई। अब हम उनकी कौन सी मांग पैदा होती है? सम्मान की मांग। तो पुरुष चाहता है कि स्त्री उसकी सम्मान करे, उतना ही उसी प्रकार से स्त्री भी चाहती है कि पुरुष या उसका जो पति है वो उसका सम्मान करे। इस स्थिति में जो भी कोई एक व्यक्ति उनको सम्मान नहीं देता है, उस स्थिति में उनमें अलगाव या झगड़ा या आदि स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाती है। अक्सर झगड़े क्यों होते हैं कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तुमने मेरे माता पिता के सामने मुझसे ऐसा कहा, तुमने मुझे इस प्रकार की चीजों की इजाजत नहीं दी, तुम मेरा सम्मान नहीं करते या तुम मेरी सम्मान नहीं करती। अक्सर पुरुष अपने ससुराल से लेकर झगड़ा कर लेते हैं कि मेरी ससुराल में खातिरदारी नहीं की गई, सेवा चाकरी नहीं की गई, ठीक है ना। तो हमारी क्या इच्छा होती है? सम्मान। या हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो हुए हैं वो अच्छा पढ़े लिखे, क्लास में फर्स्ट रैंक आए, स्टेज पे बुलाकर हमें अवार्ड दिया जाए, इनके माता पिता हैं ये, कितने अच्छे बच्चे हैं ये। तो हम क्या चाहते हैं? अब सम्मान। अभी तक हमारी चाहना क्या थी? बस कैसी पत्नी आ जाए या पति हो जाओ और हमारे अच्छे अच्छे बच्चे हों, बस। अब हम चाहते हैं वो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, अच्छा स्थान क्लास में हासिल करें, जीवन में कुछ अच्छे अच्छे काम करें, जिससे हमारा सम्मान में लोग कहें कि देखो ये उनके माता पिता हैं, ये बच्चे कितने होनहार हैं। तो अब बच्चा जो है अच्छा हो, ज्ञानवान हो, बहुत अच्छा टैलेंटेड हो, क्योंकि इसी के माध्यम से माता पिता को क्या मिलेगा? सम्मान। तो फिर किसके बाद जन्म लिया इसने? आत्मीय मांग के बाद। अब बच्चा चाहता है या कोई भी व्यक्ति अब क्या चाहता है कि उसको सम्मान मिले, क्योंकि आत्मीय मांग उसकी पूर्ण हो गई। तो वह चाहता है उसको समाज में उचित स्थान मिले, उसके परिवार बच्चों द्वारा सब उसको सम्मान करें, उसकी बातों को स्थान दें, वैल्यू दें, उसकी खातिरदारी करें, उसकी सेवा करें, उसकी कार्य में मदद करें, यानी कि कुल मिलाकर कि वो सम्मान की मांग चाहता है। तो ये कब होगी? लेकिन जब उसकी हमारी आत्मीय मांग पूर्ण हो जाएगी। और जब उसको सम्मान भी मिलने लगता है तो फिर उसकी अगली मांग तुरंत पैदा होती है, आत्मसिद्धि की मांग, या मैस्लो के अनुसार इसको आत्मबोध की या मनुष्य की आवश्यकताओं का अंतिम चरण भी माना गया है। ये बिल्कुल अंतिम स्टेप माना गया है। इसके अनुसार मनुष्य को आत्मबोध तब होता है तब वह अपने चारों चरणों की पूर्ति कर लेता है। अर्थात जब व्यक्ति की शारीरिक मांग पूरी हो जाए, सुरक्षा मांग पूरी हो जाए, हमारे आत्मीय मांग हो जाए, सम्मान भी मिलने लगे, तो अब उसे लगता है कि मैं बिल्कुल टॉप लेवल पर होना चाहिए। लोगों में अगर मैं जैसे कि अब टीचर बन गया हूं तो अब मैं हेडमास्टर बन जाऊं। अब हेडमास्टर के बाद भी वो चाहेगा कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, या कई कॉलेजों के ऊपर या कोई भी संस्थान है जिसमें टॉप लेवल के जो पर्सन्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गए, है ना, जनरल मैनेजर हो गए, इस प्रकार के टॉप लेवल पर पहुंच जाऊं और भी उच्च स्थान को हासिल करूं, या सभी लोग मेरे अंडर में ही काम करें। तो कहीं ना कहीं उसी को आत्मसिद्धि की मांग से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अर्थात जब व्यक्ति चाहता है कि संसार जो भी है इसमें सत्यता की उसे पहचान होने लगे, आंतरिक संतुष्टि जो उसको बहुत अधिक चाहिए, कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ
एक बहुत अच्छे से संबंध बनाना चाहता है, समाज में उच्च स्थान हासिल करना चाहता है। जैसे देखा होगा अक्सर लोग गवर्नमेंट जॉब करने के बाद, जैसे कोई आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, क्योंकि जीवन भर उनको अच्छे से सम्मान मिला होता है, उसके बाद उनका अभिप्रेरणा का स्तर क्या होता है, जैसे ही वो लोग रिटायर होते हैं तो वो कोई चुनाव लड़ते हैं, विधायक या सांसद, ऐसे कोई भी चुनाव लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको सम्मान तो भरपूर मिला है, अब उनकी डिमांड है आत्मसिद्धि की, इसलिए इसको अंतिम चरण माना गया है। अब वो क्या चाहते हैं, मैं सांसद या विधायक बनूं, मंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, इस प्रकार से टॉप लेवल की चीजें हों। अब जो मैंने सम्मान प्राप्त किया है, अब ऐसे लोग मेरे नीचे काम करें, तो उसी को आत्मसिद्धि की मांग में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आत्मसिद्धि की मांग में जैसे समाज के प्रति क्रियाशील होना, बहुत स्वत स्फूर्ति होना, नवीनता के चीजें विकसित हो, नवीन कुछ काम हो, अलग स्पेशल कुछ काम हो, अंत व्यक्तिगत संबंध अच्छे बने, यानी कि जो हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, यानी कि दूसरों लोगों के साथ अच्छे संबंध हो, हम दूसरों को समझ सकें, दूसरे लोग हमें समझे, हमें वैल्यू दें, हमें तवज्जो दें, समाज में हमारा सर्वोच्च स्थान हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी अगर काम करना शुरू करता है, बिजनेस करना शुरू करता है, तो वो चाहता है बस मेरी दुकान या जो भी बिजनेस है चल जाए, लेकिन धीरे धीरे वो क्या चाहता है कि मेरा बिजनेस सबसे टॉप पे हो। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं रिलायंस के मुकेश अंबानी, तो ये क्या है, सर्वोच्च स्थान पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो ये क्या, आत्मसिद्धि, यानी कि टॉप लेवल पर जब हम जाना चाहते हैं किसी भी चीज के संदर्भ में। एक पिक्चर का सीन है ये बुलंदी का, जिसमें ये अनिल कपूर है और तुम्हारे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, वो टॉप लेवल, पूरा गांव पूरा समाज उनको सम्मान करता है, हर व्यक्ति चाहता है उनके जैसे मैं ओहदे पर पहुंचूं, पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र हमारा सम्मान करे। ऐसी स्थिति जब हमारे मन में आती है या इस प्रकार की चीजों के प्रति जब हम अभिप्रेरित होते हैं, तो उसी को ही आत्मसिद्धि की मांग में शामिल किया जाता है। तो साथियों, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमांक जो समझ में आया होगा कि व्यक्ति कैसे आवश्यकताओं के आधार पर अभिप्रेरित होता है। पहले शारीरिक, फिर हमारी सुरक्षा मांग होती है, फिर आत्मीय मांग, फिर हमारी सम्मान की मांग, और अंत में हम चाहते हैं आत्मसिद्धि की मांग। तो यही हमारा मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने अभिप्रेरणा के 5 चरण बताए हैं पिरामिड के आधार पर। अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ये दिया है हमारा विलियम मैकडूगल ने। तो विलियम मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है, तो इन्होंने कहा है कि जब भी कोई व्यवहार, जो भी हमारा व्यवहार होता है, वो मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होने पर किया जाता है, तो उसे ही मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं, हम वैसे ही कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि मैकडूगल कहना चाह रहे हैं अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा कैसे मिलती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे भी हमारे इमोशंस होते हैं, अगर हम बहुत खुश हैं तो उसी प्रकार से कार्यों को करना पसंद करते हैं। अगर किसी कार्य को करने से हमें खुशी मिल रही है तो वो हमें अभिप्रेरित करती है। अगर किसी कार्य को करने से दुख मिल रहा है या इसको नहीं करेंगे तो हम दुख में चले जाएंगे, तो हम इसलिए भी उन कामों को करते हैं कि हमें दुख से बचना है, कष्ट से बचना है। इस प्रकार से हम कई बार चीजों का चुनाव करते हैं। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं, कहीं ना कहीं हमें वह भी कई बार किसी कार्य को करने में मदद करते हैं। हम चीजों का चुनाव उसी आधार पर करते हैं। तो हमारे जैसे इमोशंस होते हैं, हम उसी प्रकार से उन कार्य को करना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसके अंदर भोजन से संबंधित है, जैसे संवेग में भोजन भी होता है, हमारा भूख भी एक संवेग है। तो अगर हमारे को कोई व्यक्ति भूख उसको बहुत अधिक लगती है या उसको भोजन बहुत प्रिय है, तो उसके जीवन में कौन सी चीजें उसे अभिप्रेरित करेंगी, जो उसको भोजन उपलब्ध कराती हो। किसी व्यक्ति को सम्मान की ज्यादा एक संवेग है, उसके अंदर सम्मान भाव बहुत है, उसको सम्मान बहुत चाहिए, तो वो ऐसी क्रियाओं को करना पसंद करता है जिससे उसको सम्मान मिले। तो इसी बात से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि एक जो हमारा संवेगात्मक स्तर है, जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती हैं, उसी के आधार पर वो हमें अभिप्रेरित करती हैं। हम जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जो इमोशंस हमारे अंदर अधिक होते हैं, हम उसी प्रकार से उन्हीं प्रकार की चीजों को अपने व्यवहार में शामिल करते हैं, अर्थात वही चीजें हमारे लिए अभिप्रेरणा के रूप में काम करती हैं। इसी को सिद्धांत को दिया है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को हमारे विलियम मैकडूगल ने। अगला है आनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत, जो कि लॉरेंस ने दिया है। इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा क्या है, तो इन्होंने अभिप्रेरणा के संदर्भ में हमारी आनुवांशिकी या हेरिटेज, जो भी हमारी हेरिडिटी होती है, इसको रेस्पॉन्सिबल बताया है। अर्थात कहा है कि अभिप्रेरणा क्या है, तो इन्होंने कहा कि जैसे हमारे माता पिता होते हैं या हमारे माता पिता का अभिप्रेरणा का स्तर जैसा होता है,
हमारी संतान भी उसी प्रकार से अभिप्रेरित होती हैं। अर्थात माता पिता अगर बहुत पॉजिटिव हो किसी चीज को लेकर तो बच्चे भी पॉजिटिव रहते हैं, माता पिता किसी चीज को लेकर नेगेटिव हो तो संतान भी नेगेटिव रहती है। देखा होगा अक्सर जो माँ बाप दबंग होते हैं थोड़े से, तो उनके बच्चे भी लोगों से कम डरते हैं, दबंग टाइप के ही होते हैं। कुछ माँ बाप जो अपने आप को डरते हैं कि हमें ये काम नहीं करने चाहिए, क्या फायदा लड़ाई झगड़े में, तो उनके बच्चे भी स्वतः ही लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो अभिप्रेरणा का स्तर है, किसी कार्य को, किसी सोचने के प्रति सोच, हमारी जो भी दृष्टिकोण है, हमें वो चीजें प्रेरित करती हैं, उसी प्रकार से करती हैं जैसे हमारे माता पिता का स्तर उस चीज के प्रति उनकी सोच या अभिप्रेरणा का स्तर होता है। इसी बात को स्पष्ट करते हैं हमारे लॉरेंज। इसलिए इस सिद्धांत को अभिप्रेरणा का आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंज ने। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार से माता पिता अभिप्रेरित होते हैं उनकी संतान भी उसी प्रकार से अभिप्रेरित होती हैं। अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का मनोवृत्ति का सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया है। तो बिल्कुल साथियों, इनके अनुसार बालक का जैसा मन होता है वह उसी प्रकार से अभिप्रेरित होता है। बिल्कुल साथियों, इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इड ईगो सुपर ईगो, अर्थात ये मन की अवस्थाएं बताई हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर की अधिक सुनते हैं, उनको इदम में रखा गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, तो उसको परा अहम में रखा हुआ है। और कुछ लोग जो है अपने शरीर और मन दोनों की बराबर सुनते हैं, तो उसको अहम में रखा जाता है। अगर साथियों आपको इड ईगो सुपर ईगो अच्छे से समझना है तो इसी वीडियो के कोने पर आपको लिंक मिल जाएगा, आपको कोने पर ऊपर शो हो रहा होगा, देख लीजिए। और साथ ही इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से जाकर आप इड ईगो सुपर ईगो को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मेरे द्वारा वो पढ़ाया गया है, आप उसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इड ईगो सुपर ईगो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में हमारे आता है। यहां पर क्योंकि हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा के, तो ज्यादा डिटेल इसको नहीं जान पाएंगे, इसलिए आप अगर उसको डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को जाकर एक्सेस करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा अभिप्रेरणा के संदर्भ में कि बालक का जैसा मन वो उसी प्रकार से अभिप्रेरित होगा। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाना किस लिए खाते हैं? जीने के लिए। तो उसी प्रकार से उनका अभिप्रेरणा का स्तर है। हम जिन चीजों के प्रति आकर्षित होंगे, अगर हम शारीरिक सुख सुविधाओं के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं, जैसे इदम कहा जाता है, तो जब हम अपनी शारीरिक सुविधाओं के सुख के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं, यानी कि इदम में हैं, तो हम ऐसे कामों का चुनाव करते हैं, हमें ऐसी चीजें अधिक अभिप्रेरित करती हैं जो शारीरिक सुख देती हों। और वहीं अगर हमारा जो इच्छा है कुछ उपलब्धि हासिल करने की है, कुछ बड़ा करने की है, तो हमें ऐसी चीजें निश्चित तौर पर अभिप्रेरित करती हैं जो हमें उपलब्धियां हासिल करने में मदद करती हों, जिसको हम परा अहम की स्थिति भी कहते हैं। और कुछ लोग दोनों को वैल्यू देते हैं, जैसे ही मिडिल क्लास का व्यक्ति, वो चाहता है मैं काम भी करूं और सुबह शाम बैठकर आराम से घर में बच्चों के साथ टीवी देखकर बातें करके खाना भी खाऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे बस अचीवमेंट करनी है, लाइफ में कुछ गोल लेना है, तो बच्चे परिवार सबको नजरअंदाज करते हैं और वो चाहते हैं बस कैसे ही मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो जैसे भी हमारे जिसके जैसे मायने होते हैं, कोई व्यक्ति कुछ काम ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं बस मेरा पेट भर गया, मेरी बात खत्म। तो अर्थात उस सभी लोगों को चीजें अलग अलग प्रकार से अभिप्रेरित कर रही है। किसके आधार पर? उनके कॉन्शियसनेस के आधार पर, उनका जो मन है, जो कॉन्शियसनेस है, उनके आधार पर वो अभिप्रेरित होते हैं। इसी सिद्धांत को या इसी बात को समझाने के लिए सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत को नाम दिया गया है अभिप्रेरणा का मनोवृत्ति का सिद्धांत। जो सिगमंड फ्राइड ने इसमें मन की स्थिति के आधार पर अभिप्रेरणा का स्तर बताया है, अर्थात जैसा मन हम उसी प्रकार से अभिप्रेरित होते हैं। इदम अहम पराहम इड ईगो सुपर ईगो के माध्यम से इस बात को हम समझ सकते हैं। जैसा मन उसी प्रकार से हम अभिप्रेरित होते हैं। अभिप्रेरणा का अगला सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, जो कि मैकक्लीलैंड ने दिया है। तो मैकक्लीलैंड हमारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि हम अभिप्रेरित कैसे होते हैं। तो इनके अनुसार किसी उपलब्धि या चुनौती कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही हमें क्या करती है? अभिप्रेरित। जैसे कि हमारे लिए कोई भी टारगेट है, कोई अचीवमेंट है, हम उसके अनुसार हम अभिप्रेरित होते हैं। जैसे हमारे लक्ष्य होते हैं, जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसे हमारी रुचि होती है, हम जीवन में जो चीजों को भी प्राप्त करना चाहते हैं, जिन उपलब्धियों को हासिल करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारा अभिप्रेरणा का स्तर होता है। उसी को उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहा गया है, जो कि प्रपोज किया गया था मैकक्लीलैंड के द्वारा। इनके अनुसार किसी उपलब्धि या चुनौती कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही व्यक्ति को क्या करती है? अभिप्रेरित करती है।
और इसी के साथ आज की क्लास का अंतिम सिद्धांत और अंतिम बिंदु अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, जो कि दिया है फ्रेडरिक हसबर्ग ने। फ्रेडरिक हसबर्ग के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है, तो इन्होंने इसके संदर्भ में दो प्रकार की चीजें बताई हैं, अभिप्रेरक और सेहत संबंधी कारक। अभिप्रेरक क्या है, अगर ये उपस्थित हो तो व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, जो सकारात्मक संतोष देते हैं। अर्थात हमारे संबंध में दो चीजें होती हैं, हमारे को चीजें अभिप्रेरित कैसे करती हैं, तो कुछ चीजें इसलिए अभिप्रेरित करती हैं जिसके कारण हमें कुछ सुख मिलता है, संतोष की प्राप्ति होती है, सुखी की प्राप्ति होती है, या हमारे चीजों की इच्छाओं की पूर्ति होती है। और दूसरी चीजें वो होती हैं जिनसे हमें कुछ प्राप्त तो नहीं होता, लेकिन अगर वो खो जाए तो हमें दिक्कत होगी। तो कई बार हम दो प्रकार से चीजों के प्रति अभिप्रेरित होते हैं, जैसे कि पुनर्बलन का सिद्धांत है हमारा, एक होता है हमारा सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक। जब हम किसी नई चीज को प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित होते हैं, काम को करते हैं, तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। और कई बार हम किसी व्यवहार को इसलिए अपनाते हैं कि हम ताकि किसी कष्ट, पीड़ा या दंड से बच जाएं। तो हम कई बार इसलिए भी कुछ कार्यों को करते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, इसलिए भी कई बार ऐसे कार्यों का चुनाव करते हैं कि हमसे वो चीज खो ना जाए, चली ना जाए, दूर ना हो जाए, या हमें कोई कष्ट, पीड़ा या दंड ना मिले। तो इसी प्रकार से इन्होंने इसको समझाया है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत को फ्रेडरिक हसबर्ग ने, जिसमें इन्होंने दो प्रकार की चीजों को रखा है। एक जिनसे हमें सुख की प्राप्ति होती हो, संतोष की प्राप्ति होती हो, वो चीजें हमें अभिप्रेरित करती हैं। और एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी उपस्थिति अगर नहीं रहती है या वो चीजें हमसे दूर हो जाती हैं, तो हमको कष्ट का भाव पीड़ित होता है, फील होता है, महसूस होता है, हमें चीजों को करने में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, या हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ अपना नुकसान कर रहे हैं। तो जब किसी चीज की अनुपस्थिति हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमसे दूर हो, अलग हो, तो हम उनको बनाए रखने के लिए भी कई बार कुछ कार्यों को करते हैं। तो उसी को सेहत संबंधी कारक कहा है, और अभिप्रेरक में उनको रखा है जिनसे हमें कुछ नया प्राप्त होता है। तो अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत प्रपोज बाई फ्रेडरिक हसबर्ग, जिसमें इन्होंने दो प्रकार की चीजें बताई, अभिप्रेरक जिनसे हमें कुछ नया प्राप्त हो रहा है, सेहत संबंधी कारक अगर ये उपस्थित है तो अभिप्रेरित जो है नहीं करते, लेकिन ये अनुपस्थित हो तो क्या करते हैं, हमें हतोत्साहित करते हैं। मतलब हमारे पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर दूर हो जाएंगे तो दिक्कत है, इसलिए हम उनको कामों को करते हैं। तो वो हमारे सेहत संबंधी कारक है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास का टॉपिक अभिप्रेरणा व्याधिगम चैप्टर हमने अच्छे से समझा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो साथियों प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपनी नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्लास के साथ। जब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।